ध्यान के मार्ग पर हर कोई व्यक्ति चलना चाहता है, लेकिन जब वो ध्यान के मार्ग की शुरुआत करता है तो उसको जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है वह है कि उसकी प्रवृत्तियां, उसकी टेंडेंसीज आगे आ जाती हैं। आज हम इन्हीं प्रवृत्तियों की बात करेंगे, इन टेंडेंसीज की बात करेंगे, इन आदतों की, इन रुझानों की बात करेंगे कि यह किस तरह से उस मार्ग पर आगे आकर खड़ी हो जाती है और आगे को नहीं बढ़ने देती। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसे ही उनको अक्ल आनी शुरू होती है, जैसे ही उनको थोड़ा सा होश आना शुरू होता है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि होश आने से पहले पहले भी माँ बाप उनको मंदिर में, पूजा गृह में, गिरजा में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में ले जाते हैं। यानी हर किसी व्यक्ति के अंदर, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है, उसके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है कि उसे कुछ खोज है, कि उसको एक साकार भगवान की या एक निराकार भगवान की तरफ उसे ऐसा लगता तो है कि कोई है जो उससे बड़ा है, कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, कोई है हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए, कोई है जो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कोई है जिसके आगे हम अपनी फरियाद, अपनी पुकार रख सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया पर अगर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से, जिस भी समाज में वो पैदा होता है, जिस भी संप्रदाय में वो पैदा होता है, जिस भी वे ऑफ लाइफ में वो पैदा होता है, वह उन तरीकों से उस एक सर्वे सर्वा को, जिसको हम परमात्मा कह लें, भगवान कह लें, निराकार कह लें, साकार कह लें, ऊर्जा कह लें, एक अल्टीमेट कह लें, अल्टीमेट ट्रूथ कह लें, शाश्वत सत्य कह लें, धम्म कह लें, अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, फादर कह लें, गॉड कह लें, अकाल पुरुष कह लें, वाहिगुरु कह लें, जो भी कह लें, लेकिन हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में एक ऐसी ताकत के आगे नमन करता है, झुकना चाहता है, झुकता है और प्रार्थना करता है। और प्रार्थना जब भी करता है तो क्या करता है प्रार्थना में? सबसे पहले तो प्रार्थना में वह अपनी वेलबीइंग की अरदास करता है कि उसका अच्छा हो, उसको कोई दुख दर्द न हो, जो दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएं, उसको कोई पीड़ा न हो, उसको कोई तकलीफ न हो, उसको सुख मिले, उसको शांति मिले, उसका भला हो। फिर इससे जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे अपने से उसका ध्यान दूसरों की तरफ भी जाता है। सबसे पहले तो अपने लिए मांगता है, अपने लिए अरदास करता है। देखो, इस दुनिया का नियम, इस व्यक्ति की मानसिकता, मनुष्य की मानसिकता है, सबसे पहले वो अपने लिए सोचता है, अपने लिए प्रार्थना करता है और फिर वह अपनों के लिए प्रार्थना करता है और फिर वह अपने समाज के लिए प्रार्थना करता है, अपने लोगों के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए,
अपने देश के लिए और उसके बाद सर्व कल्याण की बात करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका दायरा बढ़ता जाता है, उसकी प्रार्थनाएं बदलती जाती हैं। यह हम सबका एक अनुभव है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ध्यान करना पड़ेगा तो तब यह बात समझ में आएगी। यह हम सबका अनुभव है, लेकिन हम कभी इतना गहरा विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी हमारा झुकाव, हमारा रुझान, हमारी प्रवृत्ति इस तरफ को नहीं है कि हम इन बातों पर गहरा मनन करें। अभी हमारी प्रवृत्ति, अभी हमारा झुकाव, अभी हमारा रुझान आध्यात्म की तरफ नहीं हुआ, क्योंकि प्रायोरिटी पे मनुष्य चलता है। मनुष्य की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो उनके आधार पर चलता है। एक व्यक्ति की प्रायोरिटी सिर्फ प्रार्थना होती है। उसकी प्रायोरिटी है वो सबसे पहले उठकर वो प्रार्थना करता है, सबसे पहले उठकर वो ध्यान करता है। उसकी मेडिटेशन प्रायोरिटी है। कुछ भी हो जाए, वो कहीं भी हो, उसकी प्रायोरिटी है कि उसको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है। उसको सुबह उठकर जिसने उसको पैदा किया, जो कुदरत चल रही है, जो यह ऊर्जा है, जो सर्वे सर्वा है, उसको धन्यवाद करना वो चाहता है। वह उसकी प्रायोरिटी है, इसलिए वह उस प्रायोरिटी पर जाता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और है। उसको सुबह सुबह उसकी प्रायोरिटी है कि उसको काम पर निकलना है, उसके ऊपर बोझ बहुत है, उसको बहुत लोगों की देखभाल करनी है, पूरा परिवार पालना है। तो उसने प्रायोरिटी अपना धन बनाया हुआ है, वो धन के बारे में सोचता है पूरे दिन। एक व्यक्ति की प्रायोरिटी यह है कि उसको अभी जॉब नहीं मिली, वो अपनी जॉब के बारे में सोच रहा है, दिन भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और विचारों में भी यही सोचते रहता है कि कहाँ कौन सा फॉर्म निकल गया, कौन सा भरूं, कौन सा नहीं भरूं। उसकी प्रायोरिटी अभी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। लेकिन एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है मनुष्य का। वह नेचुरल इंक्लिनेशन अगर परमात्मा की तरफ है, अगर नेचुरल इंक्लिनेशन ध्यान की तरफ है, आध्यात्म की तरफ है, तो वह कुछ भी हो जाए उसको तो ध्यान करना ही करना है। कुछ भी हो जाए उसको तो मंदिर जाना ही जाना है। बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, मौसम अच्छा हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कुछ भी हो, लोग आए हो, मेहमान आए हो, कितनी ही व्याधा और विघ्न हो, उसको तो मंदिर जाना ही जाना है। उसको तो सुबह उठकर नहा धोकर पूजा अपनी करनी ही करनी है। वह उसकी एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। और बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि वो तो बचपन से ही उनका वो एक नियम है, उस नियम को वह अपनी अंतिम सांस तक फॉलो करते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे, वह एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। और इसी तरह से यह जो प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटीज़ बदलती भी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के कोई आदमी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ज़िंदगी भर नौकरी की तैयारी करेगा, उसकी प्रायोरिटीज़ में नौकरी सबसे पहले ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी बदल जाएगी, जैसी नौकरी मिलेगी उसकी फिर एक दूसरी प्रायोरिटी हो जाएगी। अब उसको यह है कि अब उसको थोड़ा सा घर बनाना है, अब उसको गाड़ी खरीदनी है, या उसको अब ये अपने फैमिली की देखभाल में थोड़ा सा ध्यान देना है। वो प्रायोरिटी उसकी बदलती रहती है। लेकिन एक व्यक्ति जब समझ उसको पैदा हो जाती है, तब वहाँ पता चलता है कि उसका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है। और नेचुरल इंक्लिनेशन, ये जो प्रवृत्ति है, नेचुरल प्रवृत्ति है, यह इसका आधार मन होता है। यह मन में लगे हुए संस्कारों से वो उस तरफ को टिल्ट होता है, अगर हम कहें तो। क्योंकि
जैसे जैसे संस्कार लगे होंगे, आपने देखा ना, छोटे छोटे बच्चों पर अगर आप उनको गहरे से उनका अवलोकन करें, अगर उनको ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि उन बच्चों के अंदर बिल्कुल अलग अलग टेंडेंसीज हैं। आप छोटे छोटे बच्चों को देखें जो स्कूल अभी जाने लगे हैं, प्ले स्कूल में जाते हैं, या अभी प्ले स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं, घर में ही उनको अगर आप देखेंगे, उनकी टेंडेंसीज देखेंगे। एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे के साथ मिलकर खेलता है, अपनी चीज़ को शेयर करता है, खाने की चीज़ को भी, अपनी टॉफ़ी को भी शेयर करेगा, अपनी चॉकलेट को भी शेयर करेगा, थोड़ा बहुत दे देगा, खाते रहेगा, फिर दे देगा। वह उसकी एक, देखिए नेचर, उसको कोई बता नहीं रहा है, अभी इतना छोटा बच्चा है, उसने पकड़ा हुआ है, चिप्स का पैकेट हाथ में पकड़ा हुआ है। एक दूसरा बच्चा बगल से, पड़ोस से आया उसके साथ खेलने के लिए, वो उसको एक चिप्स दे देगा बगैर बताए, अभी माँ ने कुछ नहीं कहा है, एक दे देगा। फिर वो जब तक एक खाएगा तब तक वो खाते रहेगा, फिर उसमें से एक और दे देगा। कोई नहीं बता रहा है। कभी बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे। और एक दूसरा बच्चा है, जैसे ही वो देखता है कि कोई दूसरा बच्चा है, वो सबसे पहले अपने खिलौनों को छिपाएगा। फिर जब आप देखोगे, जब वो देखेगा कि अब यह बच्चा मेरे खिलौनों के बारे में, मेरे खिलौनों की तरफ देख रहा है, या जब देखेगा कि यह, उसके अंदर ही अंदर वो मन में चल रहा है ये ख्याल कि यह मेरा चिप्स छीन सकता है, ये मेरी चॉकलेट छीन सकता है, तो वो चॉकलेट को छिपाने के लिए अंदर चला जाएगा, चिप्स को अंदर रख आएगा, फिर बाहर आएगा, फिर उससे बात करेगा, फिर ये कहेगा ये मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। इससे उसका एक नेचुरल, उसकी टेंडेंसी का पता चल रहा है। एक बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा माँ बाप को जिद कर रहा है कि उसको जो है बंदूक ला के दो, उसको रिवॉल्वर ला के दो, उसको खिलौना ला के दो, वो उससे गोली चलाएगा। एक छोटा सा बच्चा है, उसको बैलून चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको एरोप्लेन चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको गाड़ी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, उसको वीडियो गेम चाहिए। आप देखेंगे उनकी प्रवृत्ति का पता चलता है। और इस प्रवृत्ति को ढूंढने के लिए, जगाने के लिए आज के टाइम पर तो बहुत बड़ा बिजनेस है। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चों को लेकर जाते हैं, वो फिर बच्चों से तरह तरह के प्रश्नों के द्वारा उसकी टेंडेंसीज को, उसकी प्रवृत्ति को जानने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका उसी तरह से उसको उस वोकेशन में लगाया जाए, उस प्रोफेशन में लगाया जाए। मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी पेरेंट्स से मेरी बात हुई थी, तो वो मेरे को कह रहे थे कि हमें 8 साल इस बच्चे का यह पता करने में लग गया कि इस बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसको क्या कराया जाए। और 8 साल के बाद हमें यह पता चल पाया कि यह बच्चा तो पेंटिंग करना चाहता है, ड्राइंग करना चाहता है। और वह बच्चा पेंटिंग और ड्राइंग में इतना अच्छा करने लगा कि उसकी अब आर्ट गैलरियां प्रदर्शित हो रही हैं। आप सोचो, जो लोग बच्चों के भविष्य पर काम करते हैं, वह लोग बड़े ही जागरूक तरीके से एक एक प्रवृत्ति को बहुत माइन्यूटली देखते हैं कि वह बच्चे की प्रवृत्ति क्या है। उत्तराखंड में मैं बचपन से रहा हूँ, मेरा बचपन उत्तराखंड में बीता, एक ब्राह्मण परिवार से। तो मैंने देखा है कि वहाँ जो ब्राह्मण फैमिली है, जैसे ही बच्चे को खाना खिलाने वाला जो दिन होता है, जिस दिन उसका खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, उस दिन एक संस्कार होता है। 16 संस्कार होते हैं, जैसे हम कभी बात करेंगे उस पर, कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार बताए गए धर्मशास्त्रों में। उनमें एक संस्कार है कि जब बच्चा को खाना स्टार्ट किया जाए उसका, तो वह एक संस्कार होता है। उस संस्कार, खाने खिलाने वाले संस्कार को उत्तराखंड में पासनी कहते हैं। जब उसकी पासनी होती है, उस समय उस बच्चे के सामने सारी चीज़ें रखी जाती हैं। कलम भी रखी जाएगी, कॉपी भी रखी जाएगी, किताब भी रखी जाएगी, और डंडा भी रखा जाएगा, और चाकू भी रखा जाएगा,
और पेंटिंग के लिए ब्रश भी रखा जाएगा, रंग कलर भी रखे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रखी जाएंगी वहाँ। और फिर यह देखा जाएगा कि अब यह बच्चा इन सारी चीज़ों में से किस चीज़ को उठाता है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है इन सब को देख के। इससे वो पता लगाते थे। मतलब आप देखो कि पुराने लोग कितने ज्ञानी थे और यह सिस्टम किस तरह से उन्होंने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया था कि प्रवृत्ति को समझा जाए बच्चे की, ताकि उस हिसाब से उस बच्चे को टिल्ट किया जा सके। उस बच्चे को अगर उसकी प्रवृत्ति अगर ऐसी है जो समाज में नकारात्मकता फैलाएगी तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर उसकी प्रवृत्ति ऐसी है जिससे समाज में सुधार हो सकता है, जिससे वह बच्चा एक बहुत अच्छा कर सकता है भविष्य में, तो उसकी उस प्रवृत्ति को आगे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए वो काम करते थे। यह लोग बड़े ज्ञानी थे। आज तो समाज बिल्कुल बदल गया है। अब तो इन सारी चीज़ों की मैं समझता हूँ कि एक कहीं फॉर्मेलिटी होती होगी भी तो होती होगी, नहीं तो वह भी अब सब खत्म हो गया। अब समाज पूरी तरह से उसने वह एक ऐसा मिक्स समाज की संरचना हुई है कि उसमें अब उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है यह तो अब उसमें थोड़ा सा उसका रंग भी बदल गया। जैसे मैंने बताया कि उसने एक व्यावसायिक रूप ले लिया है। जैसे मैंने बताया कि अभी एक बच्चे ने 8 साल उस बच्चे के बारे में यह समझने में लग गया कि यह बच्चा ड्राइंग और पेंटिंग बहुत अच्छा करेगा, और हुआ भी। आज उसकी आर्ट गैलरियाँ चलती हैं, लगती हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो प्रवृत्तियाँ अगर हमें पता चले अपनी, तो हम फिर उन पर काम कर सकते हैं। मैंने आज इस प्रवृत्ति वाले विषय को, टेंडेंसीज पे इसलिए बात की कि जब तक मुझे मेरी प्रवृत्ति का पता नहीं चलेगा तब तक मैं ध्यान कैसे करूँगा। आप जरा सोचो, जब मैं ध्यान की बात करता हूँ तो मुझे उससे पहले पता तो होना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति क्या है मन की। मेरा मन तो धन के पीछे भाग रहा है और मैं ध्यान करना चाहता हूँ। सोचो, क्या मैं कर पाऊंगा? तो मुझे सबसे पहले एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। मुझे अपने मन को सजेशंस देने होंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर धन के पीछे मन भाग रहा है तो ध्यान नहीं हो सकता। ये बात कहना गलत है। बात यह है कि पहले मुझे पता तो चले ना कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। अगर मुझे यही पता नहीं चलेगा मेरी प्रॉब्लम क्या है तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? जब डॉक्टर को यही पता नहीं चले कि बीमार की बीमारी क्या है तो वो इलाज कैसे करेगा? इसीलिए तो सबसे पहले टेस्ट लिखवाए जाते हैं कि टेस्ट में पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसीलिए सबसे पहले अपनी प्रवृत्ति को देखना जरूरी होता है कि मेरी प्रवृत्ति क्या है। अब एक मेरे फ्रेंड हैं, इसमें वो मेरे को बहुत मैसेज करते हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, मैं ध्यान भी करना चाहता हूं, मैं पूरे धम्मपद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूं, मैंने सारी धम्मपद की गाथाएं मुझे सब पता है, मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन मेरे से ध्यान नहीं होता। और मेरी टेंडेंसी ऐसी है कि मैं अभी जवान हूँ तो मैं शादी के बारे में भी सोचता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड के बारे में भी सोचता हूँ। ठीक है, जवानी का अपना एक नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं। इन्हीं टेंडेंसीज की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें नेचुरल टेंडेंसीज हैं। वो नेचुरल टेंडेंसीज सबके अंदर है। डर सबके अंदर है, एक नेचुरल टेंडेंसी है। जब से भी जीव इस धरती पर पैदा हुआ तभी से उसके अंदर डर है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो डर होना स्वाभाविक है, वह अपने को बचाता है। मछली के जीवन से शुरू करें, जहाँ पानी से जीव पैदा हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक। वहीं से देखें, एक मछली दूसरे मछली को खा रही है, वहीं एक मछली हजारों अंडे पैदा कर रही है, हजारों मछलियाँ पैदा हो रही हैं। तो आप समझ रहे हैं
जीवन को, यह जीवन चलता ही इस तरह से है। तो यहाँ डर होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह डर एक नेचुरल टेंडेंसी का हिस्सा हो गया है। इसी तरह से हमारी टेंडेंसी है, हमारे अंदर गुस्सा है, वो एक टेंडेंसी है, वो भी हमारे अंदर काम वासना है, यह भी एक टेंडेंसी है। जैसे ही हार्मोनल डेवलपमेंट होता है बॉडी में, वैसे ही वो टेंडेंसी आगे आ जाती है। इसी तरह से एक ईगो, आदमी का मैं भाव, वह भी एक टेंडेंसी है। लोभ होना, मोह होना, मोह देखिए ना आप, मैमेलियन ब्रेन से मोह आया है। अगर आप मैमेलियन पार्ट पढ़ें ब्रेन का, मैंने ब्रेन को कभी थोड़ा सा बात की है उस पर कि ब्रेन के 3 पार्ट हैं हमारे। सबसे नीचे में रेप्टिलियन ब्रेन है का पार्ट है, फिर उसके बाद मैमेलियन ब्रेन का पार्ट है, फिर उसके बाद ऊपर एक कॉर्टेक्स लेयर है जो लॉजिकल है, जो हम अब डेवलप हो के हमने एक लॉजिकल पार्ट डेवलप किया, एडवांस, जो आज हम हैं, लॉजिकली सोचते हैं। तो इस तरह से जो मैमेलियन ब्रेन है, बीच का ब्रेन जो है, पार्ट जो है, उस बीच वाले पार्ट में क्या है? आप आज हाथी और एलिफेंट और उनकी फैमिलीज़ की बातें करते हैं कि किस तरीके से ये कॉलोनाइजेशन डेवलप हुआ। इस पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे, तो उसमें मैमेलियन का पता चलेगा कि किस तरह से एक माँ बच्चों की रक्षा करती है, किस तरह से एक जानवर ग्रुप में रहते हैं। ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ये मैमेलियन ब्रेन कैसे डेवलप हुआ कि किस तरह से अपनी रक्षा की जाए, एक समूह बनाया जाए, यहाँ से ये चीज़ निकल कर आई। ये धीरे धीरे हमारे एक टेंडेंसी बन गई, ब्रेन का हिस्सा बन गया। तो ऐसे करके कुछ नेचुरल टेंडेंसीज हैं हमारी, वो नेचुरल टेंडेंसीज काम करती हैं। लेकिन जिस समय हम अवेयर होते हैं, माइंडफुल होते हैं, होश में होते हैं, इसीलिए तो बुद्ध ने सिर्फ होश की बात की कि तुम होश में आ जाओ तो तुम सब देख लोगे, अपनी नेचुरल टेंडेंसी भी देख लोगे, अपनी जो नेचुरल नहीं है उनको भी देख लोगे, जो संस्कारों में लगी हुई हैं, जो तुम रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे रेपिटेशन कर करके जो प्रवृत्ति डेवलप हो रही है। आप समझ रहे हैं? एक आदमी आज गुस्सा करता है, कल को भी गुस्सा करने की संभावना बढ़ जाती है, वो शाम को भी गुस्सा करेगा। जो सुबह अपनी बीवी को गुस्सा करके गया हुआ है, जब शाम को ऑफिस से घर आएगा तो थोड़ी देर में गुस्सा करने की संभावना बढ़ जाए, उसकी संभावना है। वो सुबह गुस्सा करके गया है तो शाम को हो सकता है कि बच्चों को फिर गुस्सा कर दे, या पड़ोसी से ही गुस्सा कर आए, या रास्ते में चलते चलते सामान खरीदते हुए लाने में वहीं गुस्सा कर आए। वो धीरे धीरे उसकी एक प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है, एक टेंडेंसी बन जाती है। ये भी प्रवृत्तियां हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी लेयर्स हैं माइंड में, लेयर्स हैं ये, और इन लेयर्स की वजह से हमें ध्यान में रुकावट होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। जब बुद्ध कह रहे हैं कि होश अगर होगा तभी आप ध्यान कर पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि होश, इतना होश तो सबके ही अंदर है। जब हम सारे काम कर रहे हैं अपने, तो इतना होश तो हमें है ही। मुझे पता तो चल ही रहा है ना कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। एक आदमी को क्या, आप मुझे बताओ कि क्या जो आदमी होश में होगा, जो आदमी अपने को देख रहा होगा, वो आदमी सिगरेट पी सकता है? सिगरेट का क्या फायदा है, आप मुझे बताओ। कोई भी फायदा नहीं है सिगरेट का। और आदमी पैसे खर्च करता है, 15 रुपये 20 रुपये की सिगरेट लेता है, और वैसे वो कहता है कि किसी को अगर उसको बोलो किसी को कि चाय पिला दे, कोई गरीब आदमी बैठा हुआ हो सामने चाय मांग रहा हो, वो उसको चाय नहीं पिलाएगा, लेकिन वो 15 रुपये 20 रुपये की सिगरेट पिएगा, और उस सिगरेट को पिएगा जिससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। अब ये आदमी होश में है, तो हमारा होश कहाँ है, आप सोचो। और यह आदमी बहुत बड़ा आदमी है, ये कोई कंपनी चलाता होगा, इसके नीचे पता नहीं कि कई 100 लोग काम कर रहे होंगे, और यह आदमी सिगरेट पी रहा है। और यह आदमी सिगरेट पी रहा है, धुआं निकाल रहा है, लच्छे ऊपर को कर रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, पीली हो रही हैं, आंखों से पानी टपक रहा है, अब अंदर से इतना बेचैनी हो रही है, मुंह भी बनाता है, लेकिन सिगरेट पी रहा है। अब इसका होश देखो। अब जब इसने शुरुआत करी होगी तो उस समय तो
ज़्यादा होश होना चाहिए था, क्योंकि उस समय पहली बार शुरुआत की जा रही थी, तो उसका टेस्ट का भी पता चल रहा था। अब तो टेस्ट का भी पता नहीं चल रहा है। अब तो जब तक वो 2-4 पिएगा नहीं तब तक उसका न्यूरॉन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से। मेरे तो जानने वाले में ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्लास ख़त्म होती है तो उसके बाद तो वो सबसे पहले बाहर दौड़ते हैं सिगरेट पीने के लिए। आप सोचो मनुष्य की ज़िंदगी कहाँ चली गई है। ये होश है या बेहोशी है? और प्रोफेसर है, आप सोचो ना। अब आप ये भी नहीं कह सकते। एक डॉक्टर है, जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है, उसको 8 बजे से बैठा हुआ है वो अपनी सीट पर, और उसको एक ब्रेक मिलेगा 11 बजे या 12 बजे। अब 4 घंटे उसने लगातार ही अब सारे पेशेंट को देखना है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अब वो 12 बजे जैसे ही उसको ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में सबसे पहले जाके उसने सिगरेट पीनी, और कई बार तो 2 सिगरेट एक साथ पीता है। प्रोफेसर मैं तो रोज ही देख रहा हूँ, क्लास ख़त्म होते ही सबसे पहला काम है सिगरेट पीनी, फिर चाय पीनी, फिर सिगरेट पीनी, फिर अगर खाना खाने का टाइम है तो खाना खाना, फिर एक सिगरेट पीनी, फिर घूमने जाना, फिर उसके बाद अगर क्लास स्टार्ट होनी है तो क्लास से पहले फिर एक और सिगरेट पी लेनी, ताकि 45 मिनट किसी तरह से तो चले। अब इस जीवन को हम इस जीवन को ढो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ख्याल मन में तो है ही, क्यों, जैसे मैंने अभी शुरू में ही कहा कि मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति तो है कि उसको पूजा करनी है, क्योंकि कोई है जो उसकी पुकार सुन रहा है, कोई है जो उसकी रक्षा कर रहा है, कोई है जिसको वह प्रार्थना करेगा, कोई है जिसको वह अपने भले होने के लिए प्रार्थना करेगा कि उसका भला हो। अब इस मनुष्य की स्थिति को आप देख रहे हैं। तो मैं आपको इसलिए यह सब बातें बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी प्रवृत्ति को देखना होगा। और प्रवृत्ति कौन सी? अगर हमारे पास यह प्रवृत्ति तो सबके ही पास है कि हमें पूजा करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हम मंदिर न जा सकते हो कोई बात नहीं, हम गिरजा, गुरुद्वारे या चैत्य में नहीं जा सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा तो हम सभी अपने अपने घरों में करते हैं। सबके देखो, कोई भी घर, शायद ही कोई ऐसा होगा जहाँ कोई मंदिर नहीं बना होगा। हर व्यक्ति या कोई कैलेंडर न टका हो, जहाँ धूप बत्ती न होती हो, कोई अगरबत्ती न जलती हो, या कहीं कोई हाथ नहीं जोड़े जा रहे हो। कुछ भी नहीं होता होगा तो हाथ तो व्यक्ति जोड़ता ही है, फरियाद तो करता ही है, पुकार तो करता ही है। तो यह हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसे ही पैदा होता है, उसकी शुरुआत है, वो लेके भी आया है संस्कार, कर तो रहा है जन्मों जन्मों से वो पूजा। तो इसलिए ध्यान एक इंक्लिनेशन है हमारा। इसलिए ध्यान की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें पीछे से उसकी जो बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं हमारी प्रवृत्तियां, वह प्रवृत्तियां जो बदलती रहती है। जैसे मैंने बताया कि अभी एक प्रवृत्ति है कि मुझे किसी भी हालत में नौकरी चाहिए। अब मुझे सारा टाइम जो है अपनी पढ़ाई में लगाना है, और स्वाभाविक भी है, लगाना भी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना टाइम तो अपने पास रखूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना होगा, कि मुझे रोज़ एक टाइम फिक्स करना होगा कि मुझे 5 बजे उठना है तो 5 से मुझे 6 बजे तक ध्यान करना है। बात ख़त्म हो गई। अभी मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। शाम को अगर मैं वापस आता हूँ, मुझे पता है कि मैं अभी रिलैक्स होना चाहता हूँ, मैं थक के आया हूँ, पूरे दिन मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है, तो फिर भी अगर थक के आया हूँ तो नहा धो के या हाथ पाँव धो के, जो भी जैसे भी मुँह धो के और थोड़ा सा फ्रेश होके मैं थोड़ी देर फिर याद कर लूँ, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये तो डिसिप्लिन बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जी हो ही नहीं रहा है तो ये नहीं है वो नहीं है, ये तो बहाने चलते रहेंगे, और ये मन के बहाने हैं। मन तो चाहता ही नहीं तुम मत करो, मन तो चाहता ही है कि तुम जो है ऐसे ही टेलीविज़न देखो और थोड़ा अपना काउच पोटैटो की तरह आराम से काउच में बैठ के कुछ खा लो पी लो, फिर वहीं जो है थोड़ा सा आराम कर लो, झपकी मार लो। मन तो यही चाहता है, मन तो यही चाहता है कि तुम मोबाइल में लगे रहो, तुम कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहो। मन तो यही चाहता है, मन ये थोड़ी चाहता है कि तुम सोच विचार करो और अपने ऊपर ध्यान दो, और स्पेशली ध्यान करो, मेडिटेशन करो, उस ऊर्जा के बारे में सोचो, उस साकार और निराकार के बारे में सोचो जो इस पूरी कुदरत को चला रहा है। कुदरत चल रही है, हम उससे जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, इस बारे में सोचो। मन नहीं चाहता, मन क्यों चाहेगा? मन को तो संसार में रस मिल रहा है, वो तो चाहता है कि चलो यार आज थोड़ा सा टाइम है, 3 घंटे है, 3 घंटे में मूवी देखते, अच्छी मूवी आई हुई है, एक्शन मूवी है तो इमोशनल मूवी है तो यह मूवी है वो मूवी है, क्या मूवी है,
3 घंटे वहाँ जाके बर्बाद करता है, और खोपड़ी में 3 घंटे में जो वो डाल के लेके आया है मटेरियल, इसको निकालने में अब कितना टाइम लगेगा? नहीं भी निकलेगा भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे और ज़्यादा अगर वो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया तो देखा नहीं, जब 3 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी कोई देखता है, इमोशनल मूवी, तो कैसे आंसू आते हैं उसको, कैसे वो इन्वॉल्व हो जाता है। सोचो अब जरा, जब मूवी देखने में इमोशनल होकर आदमी अपने आंसू बहा रहा है, स्काउट कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो ध्यान करने में आपको फर्क नहीं पड़ता होगा? कभी हमने इस बात पर विचार किया? लेकिन टेंडेंसी देखी ना आपने, बच्चों की टेंडेंसी क्या है? जो थोड़ा सा जवान होता है वो कोई और ऐसी मूवी देखने चाहता है, पॉर्न टाइप की मूवी देखता है। क्यों? क्योंकि अब वो सोच रहा है, बाद में सोचता है, जब वो लुट पिट जाता है, जब धोखा हो जाता है, जब कुछ और हो जाता है, जब उसका दिमाग काम करना, फोकस नहीं बनता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, तब वो कहता है कि मुझे ध्यान करना है, मैं सांसों पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन फिर टेंडेंसी वहीं ले जाती है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो भी जवान हो रहा है, उसे मज़ा तो आया ही था 2 घंटे की मूवी देख के, फिर वो वहीं जाता है, फिर शाम को आके पछताता है, फिर पछताता है, गिड़गिड़ाता है, फिर देखता है, फिर पूछता है, कहीं कोई उसको ऐसा चैनल मिलता है या कोई ऐसा सोर्स मिलता है, तो वहाँ जाके फिर क्वेश्चन डालता है कि मैं कैसे करूँ, मेरा क्या होगा। हमें बहुत ठंडे दिमाग से बैठकर बहुत ही सीरियस तरीके से विचार करना होगा कि ये टेंडेंसियाँ कैसी हैं, नेचुरल टेंडेंसियाँ, इसलिए तो इसको कंट्रोल करने की बात की गई ना। कंट्रोल भी है तो हमारे ही हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग पॉर्न देख रहे हैं, सभी जवान पॉर्न देख रहे हैं। जवान बच्चे ऐसे भी तो हैं, जैसे मैंने भी बताया कि 8 साल उस बच्चे को सिर्फ इस ढूंढने में लग गए इस बात को कि उसकी टेंडेंसी क्या है, कि वो किस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उसका वोकेशन क्या हो सकता है, प्रोफेशन क्या हो सकता है, और वो कामयाब हो गया। और ऐसे भी तो बच्चे हैं जो आईएएस निकाल रहे हैं, ऐसे भी तो बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, ऐसे भी तो बच्चे हैं जो आईआईटीएन बन रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे पोर्न देख रहे हैं या सभी गांजा और अफीम पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं। तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हम सोचे कि नहीं, अभी तो समाज में ऐसे ही चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, सभी तो कर रहे हैं, सभी तो क्लब में जा रहे हैं, सभी तो पब में जा रहे हैं, और सभी तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सभी के चक्कर में मत पड़ना, सभी उसका हिसाब देंगे, और उन सभी में अगर तुम भी पड़ गए तो तुम भी उसका हिसाब दोगे। जीवन को समझो, अपनी प्रवृत्तियों को समझो। एक कुछ नेचुरल प्रवृत्तियां हैं, कुछ प्रवृत्तियां टाइम बीइंग होती हैं, और कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिन प्रवृत्तियों पर काम करके उनको दूर किया जा सकता है। इवन नेचुरल टेंडेंसीज को भी हम कन्वर्ट करके उनको भी, इसीलिए बुद्ध ने कहा जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम अपने को देख पाओगे। और हमारा पूरा ध्यान तो सिर्फ दूसरे को देखने में है। दूसरे को देख के तो जीवन नहीं बदलेगा। दूसरे को देख के हम क्या करेंगे? ये मिमिक्री करके या दूसरे की कॉपी करके, कॉपी और ये कट पेस्ट ही हमारी ज़िंदगी का आधार हो चुका है। अब तो कट एंड पेस्ट तो करते हैं ना हम, लेकिन कट पेस्ट से जीवन नहीं बदलता। कट पेस्ट से तो क्या होगा? जो बच्चे कैलकुलेटर पे ही अपना कैलकुलेट करते रहते हैं, उन बच्चों का माइंड शार्प होता है? नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर शार्प बनना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों स्कूल में कॉलेज में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट रखा गया, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रखा गया? क्या ज़रूरत है स्टैटिक्स की? हम तो कॉलेज में पढ़ते थे बीकॉम में, हमारी तो स्टैटिक्स इतनी टफ स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स के उन क्वेश्चनों को, उन आंसरों को हम इतनी क्विक करते थे कि सामने प्रोफेसर को जवाब देना होता था कि ये आंसर आ रहा है। और आज कैलकुलेटर चल रहा है। छोटा सा बच्चा, 8वीं 10वीं पढ़ने वाला बच्चा कैलकुलेटर से अपने उनको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा है। वो कहता है कि अनरूट कैसे निकलेगा, तो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सिग्मा कैसे निकलेगा, और ये पाई कैसे निकलेगा। आप सोचो कि जीवन हमारा कहाँ जा रहा है। ऐसे में हम इस माइंड को कैसे डेवलप कर पाएंगे? अगर उन मैथमेटिशियन ने, अगर उन साइंटिस्टों ने ये डेवलप किया कि माइंड इस तरीके से डेवलप हो सकता है, इस तरीके से लॉजिकली इसको शार्प किया जा सकता है, क्योंकि जब तक माइंड डेवलप नहीं होगा तब तक हम आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे कैसे? एक डफर माइंड से हम आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं? लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने की ज़रूरत है, लेकिन एक हद तक उतनी पढ़ाई भी चाहिए कि लॉजिकली डेवलप हो सके।
और उसके बाद जब हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं, वहाँ से हमारा आध्यात्म शुरू होता है। तो आध्यात्म तो सबका ही आधार है, ध्यान से ही सब होता है। बुद्ध ने कहा कि तुम ध्यान करो और जैसे ही तुम्हारा होश बढ़ने लगेगा, तुम्हें सारी प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगेंगी। तुम्हें अपना क्रोध दिखाई देने लगेगा, तुम्हें अपना राग दिखाई देने लगेगा, तुम्हें अपनी वासनाएं दिखाई देने लगेगी, तुम्हें अपनी तृष्णाएं दिखाई देने लगेंगी और अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कुछ करना भी नहीं है, अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जैसे जैसे दिखाई देंगी, दिखाई देने से दूर हो जाएंगी। इसीलिए आज जो हमने बात करी है प्रवृत्तियों पर, इस पर हमने अच्छे से विचार करना चाहिए। ध्यान साधना को स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रवृत्तियों पर ध्यान देंगे तो उन प्रवृत्तियों को समझ के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो हम फिर उसमें ध्यान में भी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ध्यान अगर हमारा यही है कि आज कर लिया, कल नहीं किया, आज मन नहीं लगा, कल को नहीं हो रहा है, आज वासना ज़्यादा घेर ली, आज पौन देख लिया था तो कुछ इसलिए ऐसा हो गया, आज जो है उसकी शादी में जाना ज़रूरी था इसलिए ऐसा हो गया। हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे वेवार्ड तरीके से हम नहीं चला सकते कि एक पशु की तरह, जानवर की तरह कभी इधर जाके, जैसे देखा ना जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो रोड में कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी लग गई तो उधर जाके थोड़ा खोदा, उधर जाके सो गए, फिर कहीं और कोई आड़ देखी, जहाँ देखा कि थोड़ा सा धूप मिल रही है तो वहाँ चले गए, जब धूप लग गई तो फिर जहाँ ठंडा देखा वहाँ चले गए। क्या हमारा जीवन ऐसा है कि एक पशु की तरह जहाँ जो मर्जी, जो जैसा शरीर ने किए, शरीर कह रहा है वैसा करना शुरू कर दिया, जैसा मन कह रहा है वैसा करना शुरू कर दिया? क्या ये हमारा जीवन है? हमें तो प्रोग्रेस करनी है, हमें तो आध्यात्म के उस शिखर पर पहुंचना है जिस शिखर को बुद्ध ने जाना और हमें बताया कि सहज दल कमल तुम्हारा भी खिल सकता है, तुम भी सहस्त्रार में पहुंच सकते हो, तुम्हारी ऊर्जा भी शुद्ध हो सकती है, जहां संस्कार सब मिट जाएंगे, जहां मन ज्योति स्वरूप हो जाएगा, चमकने लगेगा। हमें अपनी प्रवृत्तियों को ध्यान से देखना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए।